आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर हिंदी की संवैधानिक स्थिति की क्लास करने जा रहे हैं, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए महत्वपूर्ण है। और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल हेलो हिंदी को सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक परिवार है जहाँ पर आपकी तैयारी को और अधिक मजबूती प्रदान की जाती है। और यहाँ पर रोज़ एक नई क्लास नए प्रश्नों के साथ और ज़रूरी प्रश्नों के साथ करवाई जाती है। ठीक है, अब वीडियो पूरा देखें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा ना लगे तो चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और जब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उनसे भी सब्सक्राइब करवा देना। ठीक है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है वो कमेंट में बताना, क्या नहीं अच्छा लग रहा है वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो चालू करते हैं। हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति की मतलब यहाँ पर संविधान में जो है हिंदी भाषा की क्या स्थिति है इसके बारे में बात की जाएगी कि संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक। पहला प्रश्न पूछ देगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति के बारे में बताया गया है। अभी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाओं, न्यायालयों की भाषा के संबंध में उल्लेख किया गया है। और 343 की भाषा मतलब अनुच्छेद जो 343 है उसमें क्या कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, राजभाषा का जो वर्णन है ये अनुच्छेद 343 में किया गया है। ठीक है, संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 में किया गया है। प्रश्न बनेगा कि किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख मिलता है। तो अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख मिलता है। तो संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी और लिपि उसकी देवनागरी होगी। ठीक है, अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। जो अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। दूसरी बात क्या कही गई? संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक की अवधि तक अर्थात 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए पहले प्रयोग किया जाता रहा था। मतलब 1965 तक क्या है कि जैसे जहाँ पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता था तो 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, कि मतलब जब तक लोग हिंदी नहीं सीख लेते। नंबर 3 बात क्या कही? संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाए। संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग जो उसका प्रयोग है उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। अब अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया है? राजभाषा के संबंध में आयोग 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा और संसद की समिति 10 वर्ष के उपरांत। ठीक है, मतलब राजभाषा के संबंध में जो आयोग है 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा और संसद की समिति 10 वर्ष के उपरांत ये जो है राजभाषा के बारे में कहा गया है। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये कहा गया है कि संविधान के जो प्रारंभ के 5 वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा
जो है एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है। ये जो अनुच्छेद 344 है ये राजभाषा के संबंध में एक आयोग का गठन करता है जो 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, और संसद की समिति 10 वर्ष के उपरांत पर, मतलब 10 वर्ष के बाद संसद की समिति का गठन कर सकता है, ठीक है, और राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति द्वारा होगा और संसद की समिति का जो है गठन वो 10 वर्ष के बाद होगा। ठीक है, स्पष्ट हुआ या और अधिक स्पष्ट करें? कहने का मतलब यह है कि संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा। मतलब 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा आयोग का गठन और 10 वर्ष के बाद एक संसद की समिति द्वारा गठन किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 345 राजभाषा, राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के संबंध में बताया गया है। ठीक है, कि राज्य की राजभाषा क्या होगी, इसके बारे में अनुच्छेद 345 में बताया गया है। अनुच्छेद 346 में क्या कहा गया है? एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा क्या होगी, इसके बारे में अनुच्छेद 346 में बताया गया है। अनुच्छेद 347 में क्या बताया गया है? किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध। ठीक है, मतलब किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किसमें कहा, मतलब बताया गया है? अनुच्छेद 347 में। अनुच्छेद 348 में क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा उपबंध होने तक अंग्रेजी जारी। मतलब उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, संसद, राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए किस भाषा का प्रयोग होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 348 में बताया गया है। अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष मंजूरी। राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं की जा सकती और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा। ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 349 में। अनुच्छेद 350 में क्या कहा गया? व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसी भी भाषा में। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यह अनुच्छेद 350 में बताया गया है। अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे। ठीक है, प्रसार करे, विकास करे, ताकि वह भारत की मिलीजुली संस्कृति के अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौड़तः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। ठीक है, अनुच्छेद के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मतलब संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ये भाषाएं 22 हैं जिनको संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। इस अनुसूची में आरंभ में कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं। पूछ देगा कि संविधान में आरंभ में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? तो क्या 14 भाषाएं थीं, जो कौन थीं?
असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इसके बाद में शामिल की गई भाषाएं 15 पर आती है सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा, कोंकणी 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, मणिपुरी 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, नेपाली जो 18 नंबर की है 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ठीक है, मतलब 1992 में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई? 3, और 1967 में 1। बोडो 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा, डोगरी 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा, मैथिली 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा, और संथाली जो 22 नंबर की भाषा है लास्ट 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा। तो 2003 में कितनी भाषाएं? 4। तो 4, 3, 7 और 1, 8 ये बाद में भाषाएं सम्मिलित की गई। तो ऊपर कितनी थी? प्रारंभिक 14, बाद में 8। इस प्रकार संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई, पूरी हो गई। ठीक, तो पूछ देता है कभी कभी कि सबसे लास्ट में मतलब सबसे अंतिम में कौन सी भाषा शामिल की गई? तो ये संथाली है। ठीक है, विशेष क्या है कि मैथिली आदिकाल से ही अपनी साहित्यिक समृद्धि तथा बोली की मिठास के कारण मैथिली को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल यह हिंदी की एकमात्र बोली है, क्योंकि यह हिंदी की बोली है ना मैथिली। ठीक है, और पूछ देगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी की कौन सी बोली एकमात्र बोली शामिल है? तो क्या होगा? मैथिली। ठीक है, आदिकाल में, क्योंकि विद्यापति से ये इसका मतलब मौजूद होने का सबूत मिलने लगता है। भोजपुरी हिंदी भाषा की सबसे समृद्ध बोली है। जनता द्वारा प्रयोग किए जाने की दृष्टि से इसका स्थान प्रथम है। ठीक है, फिल्म निर्माण की दृष्टि से भी यह बोली सबसे संपन्न है, किंतु भोजपुरी को 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में स्थान नहीं दिया गया है। क्या कारण है इसके? ये आप लोग पढ़िए और बताइए क्या है। नोट क्या है कि अंग्रेजी, चूँकि अंग्रेजी विदेशी भाषा है, किंतु फिर भी यह भारत की राजभाषा हिंदी के समानांतर राजकाज की भाषा में प्रयुक्त होती है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इस प्रकार यह आपकी कक्षा पूरी होती है। जिसने भी पूरा वीडियो देखा उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। जिसने नहीं देखा उससे प्रार्थना है कि पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो में क्या अच्छा नहीं लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तभी गलतियों को सुधार किया जा सकता है। ठीक है, और क्या नहीं अच्छा लग रहा है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब जो लास्ट में हम लिखते हैं जय हिंदी, जय हिंद और हेलो हिंदी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपनी तैयारी को और मजबूत करिए, आप सब लोग सफल हों, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं।